हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज की वीडियो में हम और एक नए टॉपिक के बारे में शुरू करेंगे जो कि है कैलोरीमेट्री। अब मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कैलोरीमेट्री थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये है वो है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके मतलब जितने भी वीडियोज़ होंगे इस प्लेलिस्ट में सारा वीडियो देखोगे, एट द एंड आपको पता चलेगा कि कैलोरीमेट्री इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, उतना भी मतलब क्या उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, उतना हम दिमाग नहीं लगाते, मतलब दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है जो कि मैं धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते आपको बता भी दूंगा, तो जिससे आपको कैलोरीमेट्री का सारा क्वेश्चन मोस्टली आपका क्लियर हो जाएगा और आप आराम से उसे सॉल्व कर सकोगे। तो कैलोरीमेट्री में हमें मेनली पहला चीज़ पढ़ना है हीट, गर्मी क्या होती है। अभी गर्मी के दिनों आने वाले हैं, ठीक है, गर्मी के दिन आ रहे हैं। अब गर्मी के दिनों में जो हीट हम बोलते हैं ना, बहुत गर्मी लग रहा है, तो हीट होता क्या है। अब कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो बना है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो जनरली किस से बना होता है? वो जनरली बना होता है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स या फिर मैटर से बना होता है। और जो मैटर है वो हमारा बनता है किससे? मॉलिक्यूल्स या फिर एटम से। अब ये जो एटम्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो या फिर गैस में हो, उन एटम का अपना कुछ एनर्जी होता है, ठीक है, अपना कुछ एनर्जी होता है। जैसे हमारा कुछ एनर्जी, हम खाना खाते हैं ना, तो हमें एनर्जी मिलता है। और मान लीजिए आप भी खाना खाते हो, कुछ एनर्जी मिलता है, कुछ काम करते हो तो वो एनर्जी खर्चा होता है। वैसे ही जो मॉलिक्यूल्स इस दुनिया में मौजूद है, हमारे अंदर भी, हमारे बॉडी में भी, हम सारे किससे बने हुए हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल से। अब हर एटम में अपना खुद का एक एनर्जी होता है। उसमें अब हम अभी तक हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? क्योंकि खुद का एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि हम जब मूव करते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं। तो उसमें क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी भी आ जाता है। तो इन टोटल अगर कोई भी मॉलिक्यूल या फिर एटम्स में हमारा क्या क्या एनर्जी आ जाते हैं, एक आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो इन दोनों में जितना, मान लो एक्स पोटेंशियल एनर्जी, वाई काइनेटिक एनर्जी, तो इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो हमें ये मिल जाता है इंटरनल एनर्जी। अब ये जो इंटरनल एनर्जी होता है ये किसका होता है? फॉर ए मॉलिक्यूल और एटम बोल सकते हो, ठीक है। इनमें कुछ एनर्जी आ जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और उसे वो हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और इस इंटरनल एनर्जी को ही हम बोलते हैं हीट एनर्जी, ठीक है। इसे ही बोला जाता है हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी होता क्या है, उसको फील लेने के लिए हम थोड़ा समझेंगे। अगर आपने कभी अगर कढ़ाई कुछ गर्म कर रहे हो, ठीक है, अब कढ़ाई मान लीजिए, एक कढ़ाई लीजिए और गैस स्टोव पे रख दीजिए, वो गर्म होना शुरू होता है, गर्म हो गया, उसे निकालिए, उसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल दीजिए या नॉर्मल वाटर उस पर डाल दीजिए, तो आपको क्या दिखेगा? वो क्या बुलबुले उसमें बनने शुरू हो जाते हैं। बुलबुले मतलब ऐसा साउंड आता है ना, मतलब जब अगर पानी जब छिटक देते हैं, डोसा जब बनाते हैं तो पहले पानी डालते हैं ना, तो वो छिटकता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हॉट बॉडी है उस पर आपने कोल्ड बॉडी डाल दिया, और पानी ठंडा है, तो पानी को अगर डाल दिया तो क्या होता है? जो हॉट बॉडी में जो एनर्जी होता है, हॉट बॉडी में जो इंटरनल एनर्जी होता है, वो क्या करता है? वो उस कोल्ड बॉडी को पास कर देता है, ठीक है। कोल्ड बॉडी को पास कर देता है तो इसलिए पानी भी गर्म हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक। तो अब मान लीजिए एक हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी मतलब कोई हॉट लड़की नहीं, हॉट बॉडी मतलब कोई भी लोहा ले लीजिए, उसे गर्म कर दीजिए, मान लीजिए उसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म की, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक बकेट फुल ऑफ पानी है जिसका टेम्परेचर मान लो रूम टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, 27 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, ठीक है, रूम टेम्परेचर में पानी है। अब हमने क्या किया? ये आयरन के टुकड़े को लाके इसके अंदर डाल दिया,
तो इसमें क्या फिनोमेनन होगा, ये इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें एनर्जी ज़्यादा है, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा एनर्जी होंगे और इसका जो ज़्यादा एनर्जी होगा ये इसको ये जो ज़्यादा एनर्जी होगा ये ट्रांसफ़र कर देगा किसमें, पानी में। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस आयरन का टेम्परेचर फॉल करने लगेगा, मतलब हीट एनर्जी उसमें से रिलीज हो रहा है, मतलब ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा और ये जो पानी है वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है ना, ये ठंडा होने लगेगा और ये गर्म होने लगेगा। और ये कब तक होगा, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब एक ऐसा स्टेट में जहाँ पे इसका टेम्परेचर इक्वल हो जाए, मतलब इसमें से जो हीट निकल रहा है इसका टेम्परेचर और इसमें से जो हीट एनर्जी निकल रहा है उतना हीट एनर्जी इस पे हो जाए, तब वो ज़्यादा और एनर्जी वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा या फिर ये ज़्यादा एनर्जी और ले नहीं पाएगा। ठीक है, और उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो इसी चीज को बोला जाता है आपका हीट एनर्जी। और हमने अभी जो बताया, मैंने जो अभी बताया वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। अब हम उसका थोड़ा 2 लाइनें डेफिनेशन लिख देंगे ताकि आप कॉपी में नोट भी कर लो और आपको अच्छे से याद भी रह जाए, ताकि जब आप पढ़ाई करो आप भूलो ना उस चीज़ को। हीट एनर्जी क्या होता है, हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, is the internal energy of the molecules constituent in a body, constituting in a body। और ये ट्रैवल कहाँ से कहाँ करता है, इट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, गर्म बॉडी से ठंडा बॉडी तक ट्रैवल करता है। अब मेरा जैसे इंसान में, अच्छा छोड़िए काहे गंदा जोक मेरे, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक जाता है। और कब जाता है, व्हेन दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, when they are kept in contact। अब इसका कुछ एनर्जी होगा, मतलब एनर्जी बोलो, इसका कुछ यूनिट होगा। तो यूनिट हमारा कितना है, ऐसा यूनिट जो है हीट का, ऐसा यूनिट हमारा होता है जूल, और इसको डिनोट किया जाता है जे से। अब इसका और एक भी यूनिट होता है जिसे हम बोलते हैं कैलोरी। ठीक है, कैलोरी। अब कैलोरी क्या होता है इसको हम थोड़ा समझेंगे, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है डिफाइन 1 कैलोरी। डिफाइन 1 कैलोरी, 1 कैलोरी का मतलब क्या हो जाता है, अब मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है जिसका टेम्परेचर मान लो 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस है। अब हमारे पास जो पानी है वो मान लीजिए 1 ग्राम, अच्छा ये तो बहुत कम हो जाएगा, चलो मान लीजिए इतना जो पानी है इसका वेट कितना है 1 ग्राम। 1 ग्राम पानी का अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हुआ तो उसी 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा के 16 डिग्री सेल्सियस कर दूं, ठीक है, तो जितना हीट उसे ज़रूरत होगा, कहाँ से, 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए जितना हीट उसे ज़रूरत होगा उससे डिफाइन किया जाता है 1 कैलोरी। मतलब 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, उसको भी हम 2 लाइनें लिख लेंगे। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसे बोला जाता है 1 कैलोरी। अब 1 कैलोरी कितना जूल होगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू
1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, 4.186 जूल। और इसका अप्रॉक्सीमेटली क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। होपफुली आपको हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं टेम्परेचर पे। अब हीट क्या होता है, हमने क्या देखा, एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे जा रहा है, मतलब हॉट बॉडी में ज़्यादा हीट है इसीलिए, या फिर ज़्यादा एनर्जी है जो कि कोल्ड बॉडी को वो ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। अब उसके पास कितना ज़्यादा एनर्जी है, कितना ज़्यादा हीट है, उसको हम मेज़र करते हैं बाय द यूनिट टेम्परेचर या बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अब ये इसको हम और क्या बोल सकते हैं, अब टेम्परेचर हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, मतलब टेम्परेचर मूव कर रहा है, मतलब हीट मूव कर रहा है, कितना हीट मूव कर रहा है उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं बाय यूजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम और भी क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर को बोल सकते हैं इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो इधर इसको हम मिटाते हैं ताकि हम 2 लाइनें टेम्परेचर के लिए भी लिख लें। होपफुली आपने नोट्स अच्छे से लिख रहे होंगे क्योंकि ये सब बाद में आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, इट डिटरमाइंस the degree of hotness or coldness of a body। अब ये गलती मत करना, मान लो क्लासमेट कोई लड़की अच्छी दिख रही है, हॉट दिख रही है, तो टेम्परेचर पकड़ के, थर्मोमीटर पकड़ के चले जाओ, देखो उसका कितना टेम्परेचर है, ये मत करना, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कौन से डायरेक्शन में, किस बॉडी से किधर ट्रैवल कर रहा है, इससे भी हम पता कर सकते हैं, या टेम्परेचर से हम पता कर सकते हैं। अब ये टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, या फिर एक बॉडी में कितना ज़्यादा हीट है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब अब मान लीजिए एक लोहे का बॉडी है और एक प्लास्टिक का बॉडी है, किस में ज़्यादा हीट होगा, ऑब्वियसली बात है लोहे का, क्योंकि उसको प्लास्टिक को करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, मतलब पिघल जाएगा। तो हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस ऑफ द बॉडी मतलब लोहे का जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, या कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो अपने में रख सकता है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक है मास, दूसरा है मटेरियल ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी और एक मटेरियल ऑफ द बॉडी। इसको हम और थोड़ा आगे जाके इसको और डिटेल में समझेंगे। तो पहले ये तो हो गया टेम्परेचर। अब इसका यूनिट्स, एसआई यूनिट हमारा क्या है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस मत बोलना गधो, केल्विन। क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमारा होता है केल्विन। तो 1 केल्विन इक्वल टू कितना सेल्सियस होता है, 1 केल्विन इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका कन्वर्शन फैक्टर। अगर मान लीजिए टी केल्विन है आपके पास, टी केल्विन है, तो अगर उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है 273 प्लस स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर सेल्सियस है और उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ये आपका कन्वर्शन फैक्टर हो गया। अब हम इस चैप्टर में जब न्यूमेरिकल्स निकालेंगे वहाँ पे ये चीज़ को याद रखना, हम वहाँ पे क्या निकालेंगे, हम वहाँ पे निकालेंगे डेल्टा टी।
ठीक है, डेल्टा टी या फिर चेंज इन टेम्परेचर हम निकालेंगे। अब अगर क्वेश्चन में चेंज इन टेम्परेचर आपको सेल्सियस में गिवन है और आपको केल्विन में निकालना है, तो वहाँ पे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, जो डिग्री सेल्सियस होता है ना, डेल्टा टी अगर डिग्री सेल्सियस में है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी इन केल्विन। उसमें कोई भी कन्वर्शन आपको नहीं करना है, उसमें ना ही 273 ऐड करना है ना ही सब्सट्रैक्ट करना है। मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस हुए, आपका डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में भी वो 10 केल्विन ही होगा, ना कि 10 + 273। वो चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम मोस्टली न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आपको ये याद रखना है क्या कि डिग्री टी मतलब डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री केल्विन। इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए जब हम न्यूमेरिकल्स कन्वर्ट करेंगे, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे इसके रिलेटेड डिटेल में पढ़ोगे ये ऐसा क्यों है, ठीक है। 11th क्लास में है, पढ़ाएंगे, लेकिन उतना अभी आपको उसके अंदर घुसना ज़रूरी नहीं है। बस आपके लिए ये जानना ज़रूरी है डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस शुड बी इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन। अब आते हैं कौन से फैक्टर्स पे हम हीट एब्जॉर्ब या फिर जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना या घटना, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़े या फिर घटे। जनरली ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक है मास ऑफ टेम्परेचर, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, और नंबर 2 जो है वो है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और जो तीसरा चीज है वो है मटेरियल ऑफ द बॉडी। किस टाइप ऑफ मटेरियल से वो बना है, मटेरियल ऑफ द बॉडी। अब जो हीट है हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, ठीक है। हीट हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल क्यू से। अब हम अगर यहाँ पे मास के साथ उसको कंपेयर करें तो क्या होता है, जो क्यू है, ठीक है, कैपिटल क्यू मतलब हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर आप मास बढ़ाते जाओगे, मान लीजिए आपके पास 2 लोहे का टुकड़ा है, एक है 5 किलो का और एक 50 किलो का, किसको गर्म करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसका 50 किलो होगा, ठीक है ना। तो मास का या आप बोल सकते हो, हाँ, मास पे वो डिपेंड करता है। तो जो क्यू है वो हीट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी। अब जो दूसरा आता है वो है इंक्रीज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस चीज़ को थोड़ा समझना है। इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर में चेंज। अब मान लीजिए मेरा टेम्परेचर अभी मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर, मेरा बॉडी का टेम्परेचर या फिर ऐसे मान लेते हैं इस पेन का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको बढ़ा के मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे ले आऊँ तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 25 - 20 तो 5 डिग्री सेल्सियस का, तो उस पर डिपेंड करता है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मतलब डेल्टा टी पे वो डिपेंड करता है। तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू, इधर हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, ठीक है। इन दोनों पे जनरली डिपेंड करता है। अब हमने यहाँ पे देखा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, Q इज प्रोपोर्शनल टू M × डेल्टा T। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो Q विल बी इक्वल टू CM डेल्टा T, और ये हमारा जो C है इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो C निकाला वो C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसके आगे मैं नहीं चाहता, शायद बहुत लंबा वीडियो बन गया होगा, मुझे आपको लग रहा होगा बोर हो रहे होगे, तो आज के इंट्रोडक्टरी क्लास में इतना तक हम रखते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो देखोगे, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको कैसे मेजर किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसके लिए भी डिटेल वो भी हम पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग हीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक आपको तो अभी फॉरवर्ड करके अब नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं हर दिन एक वीडियो शूट करता हूँ तो मुझे तो बोलना ही रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।